नमस्कार, जय श्री राम। बहुत बात हो रही है भाई, अब तो फ्रांस में भी रिजीम चेंज हो गया। हालाँकि वहाँ पे मैक्रोन अपना बहुमत हारे हैं, लेकिन ट्रम्प वही यूज़ कर रहे हैं और लेफ्ट राइट दोनों भारत का यूज़ कर रहा है कि अब तो फ्रांस में भी रिजीम चेंज हो गया। नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है। जापान का पीएम चेंज हो गया। बाप रे बाप! अब बस मोदी की ही बारी है। ऊपर से कांग्रेसी अति उत्साह में चिल्ला भी रहे हैं कि 6 महीने के अंदर मोदी सरकार गिरा के दिखा दे। दरअसल डीप स्टेट का इतना हवा बना दिया है और इतने जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट यूट्यूब पर आ गए हैं कि अब बस कहना नहीं है। मैं स्वयं कहता हूं कि भाई मैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो भारत की राजनीति का विश्लेषण करता हूं। अब मैं अगर ये कहूं कि जापान हो, फ्रांस हो या नेपाल हो, ये सब सरकारें इसलिए बदल रही हैं कि ये सब भारत विरोधी सरकारें चल रही थी, तो आप क्या कहेंगे? यह भारत विरोधी टेक्निकल कहना ठीक नहीं है। इंडिया के इंटरेस्ट के विरुद्ध कुछ कार्य कर रही थी, तब आप क्या कहेंगे? तब आप मुझसे कहेंगे कि अभिषेक आपकी थ्योरी तब मानेंगे जब आप इसका कुछ लॉजिकल आंसर देंगे। ठीक है, मैं लॉजिकल आंसर दूंगा। कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं कि भाई ओली के विरुद्ध सड़क पर उतरे हैं लोग, ओली के विरुद्ध सड़क पर उतरे हैं लोग। ओली तो वामपंथी है, हिंदू द्रोही है, सनातन द्रोही है। और नेपाल किसका स्टेट है? मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। ओली जाना माना वामपंथी है, चाइना के गोद में बैठा हुआ था, कभी यूएस के गोद में जाता है। भारत में तो मीटिंग तक नहीं हो पा रही है। यह सत्य नहीं है क्या? इसके बाद इंटरनेट मीडिया पर आप ये कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले वहां पर राजतंत्र का मांग नहीं हो रहा था क्या? हो रहा था। पॉइंट नंबर 1 समझिए, हो रहा था। जापान भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के बावजूद जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया और यह जानते हुए भी कि उन पर भी टैरिफ लगेगा, तब भी यूएस के गोद में जाकर के बैठे, वो ट्रेड डील साइन किया जो नहीं करना था। उसी के आधार पर नैतिक रूप से इस्तीफा देंगे। पहले हम जापान के इस करंट सिचुएशन को समझें। भारत ने के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई और वो पूरी दुनिया के सामने डट के ऐसे सीना तान के खड़े हुए, बोला हम अपने किसान, अपने मूल्य, अपनी संस्कृति के साथ समझौता नहीं करेंगे, नहीं झुकेंगे। दुनिया को पहली बार एक लीडर मिला जिसने कहा कि भाई नहीं झुक रहा है। हम क्यों झुक रहे हैं? हम क्यों दबाव में आए, वो भी उस यूएस के? जापान में बेरोजगारी दर लगभग 3% के ऊपर हिट करने को है, पहली बार। पहली बार। इसी प्रकार से जर्मनी में 4%। जर्मनी इंडिया की तरफ शिफ्ट हो चुका है। मैं अभी बता रहा हूं, आ रहा हूं, अपने थ्योरी पर आ रहा हूं। थ्योरी में हवा में नहीं देता। मैंने बोला ना, मैं तो इंटरनल पॉलिटिक्स को समझने का प्रयास करता हूं। बाहर के राजनीति में मेरा क्या रुझान है। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी के हिसाब से ग्रह नक्षत्र की चाल चल रही है। अब कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि इसमें मोदी की साजिश है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं नहीं मानता कि मोदी जी साजिशें करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत अपना इंटरेस्ट, अपने हित हर जगह साध रहा है। ठीक है? तो एक समय कांग्रेस की सरकार आई तो नेपाल में भाई राजतंत्र आया। मोदी जी के सरकार के सॉरी राजतंत्र गया और डेमोक्रेसी आ गई। मोदी जी की सरकार चाहती है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों का मानना है भाई साहब कि राजतंत्र वापस आना चाहिए। तब गरीबी भी नहीं थी, बेरोजगारी भी नहीं थी, भूखमरी भी नहीं थी। राजतंत्र का मॉडल अच्छा है, क्योंकि राजतंत्र को बीते इतना अधिक दिन ही नहीं हुआ है, इसलिए यह समझना आवश्यक है।
ठीक है। अब उसी प्रकार से हम जापान के संदर्भ में, जापान में एक बुजुर्गों का ही नहीं नया सेगमेंट है जो अमेरिका के पाप से मतलब उबरा नहीं है, अपना हितैषी नहीं मानता। बोला आज भी हम पे इतने इतने तरह के प्रतिबंध है, ना हमारी अपनी कोई सेना है ना कुछ है प्रॉपर ढंग से, हर चीज में बेस मांग लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है। हम स्वतंत्र होके भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। हम क्यों अमेरिका की जी हुजूरी करें? हम क्यों करें? ये नया विरोध का स्वर पूछिएगा जापान के जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट होंगे, जापान को जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे पूछिएगा, वो कहेंगे हाँ ये लगातार उठ रहा है। अब आते हैं कल जो फ्रांस में हुआ, क्योंकि डॉट कनेक्ट करना पड़ेगा तब जाके होगा। तो फ्रांस में कल मैक्रोन सरकार जो है अपना बहुमत खो बैठी अचानक। कब? जब ये फिलिस्तीन को जो है रिकॉग्नाइज करने जा रही थी, बोला आना है ना, ठीक है ठीक है। तो सदन में बहुमत में वोटिंग ना हुई। अब ये सारे लोग अगर आप देखें, पाकिस्तान यूके इन सब में तो हम बात नहीं करते, लेकिन एक लाइन जो इसके बीच में है कि वन मैन स्टूड अनशेकन पीएम मोदी, हर जगह हो गया। अब इस न्यूज को समझने से पहले न्यूज दिखाता हूं जो 5 दिन पहले का है, जिसे लोग पता नहीं क्यों, पता नहीं, जिसे लोग पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। 5 दिन पहले नरेंद्र मोदी होल्ड्स अ ज्वाइंट टेलीफोन कॉल विद प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा। नाम ध्यान से रखिएगा याद, एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन के काउंसिल के कुछ पूर्व सदस्यों को और बाकियों को ट्रंप ने बहुत जबरदस्त ढंग से बेइज्जत किया था। यूरोपियन यूनियन पर लगातार ट्रंप दबाव बना रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के लोगों के साथ मित्रता के भाव में मोदी कह रहे हैं भाई ना तुम कम हो ना हम कम हैं, यहां तो इंटरेस्ट की बात है। पेट्रोलियम लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, आपके पास मेरा सामान आएगा, मेरे ऊपर आपका सामान आएगा, ये तो डिप्लोमेसी होनी चाहिए। कहां किसी को कम करना है, ज्यादा बताना है। आपका रिसेशन हमको दूर करना है, आपको हमारा रिसेशन दूर करना है, यही ट्रेड है। समझ में आ रहा है उनको ये बात, मोदी की बातें समझ में आ रही है। 5 दिन बाद चूंकि मैक्रोन साहब बड़े यूएस के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे थे, बोला ना हमारा तो उन्हीं के साथ चल रहा है। क्या है, एक गेम होता था बचपन में, एक बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल, यहां से वहां जाते थे, दौड़ के आते थे। सर्कल से बाहर पकड़ा जाने वाला आदमी सर्कल से बाहर हो जाता था। आप लोग खेले हैं बचपन में? 90 के दशक में, 80 के दशक के लोग खेले होंगे, 90 के दशक में मैं हूं, मैंने भी बचपन में खेला है। मैक्रोन साहब उस सर्कल के बाहर चले गए, मैक्रोन साहब उस सर्कल के बाहर चले गए। यूरोपियन काउंसिल को ऐसा लगता है कि भाई जर्मनी में रिसेशन का समय आने वाला है, फ्रांस उसी स्थिति में जूझ रहा है, इटली का मानना है कि भाई इस समय भारत का साथ और भारत के साथ में हमारे हित है। आप देखिए जो गोला है ना वो बदल रहा है, वहां वो लोग आके अब बैठ रहे हैं जो भारत के समर्थन में है, और भारत के विरोधी लगातार उनके विकेट गिर रहे हैं। यह असाधारण स्थिति है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में, जहां भारत और ब्राजील जैसा देश जो कि बिल्कुल दूर दूर था, इनफैक्ट ब्राजील और भारत की
एकता के बारे में सोचना अपने आप में आज से 15 साल पहले एक कल्पना ही होता था। ब्राजील बिल्कुल हमारे अलग था, लेकिन आज देखिए हम और ब्राजील ट्रेड की तरफ ही नहीं बढ़ रहे हैं, परम मित्रता की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएस में बैठे लोगों को लगता है कि हम ब्राजील को भी अपनी शर्तों पे दबा सकते हैं, भारत को भी शर्तों पे दबा सकते हैं। अब ब्राजील और भारत ये कह रहे हैं कि ये कौन होता है हम दोनों को दबाने वाला? समझ रहे हैं आप? तो ये जो हल्ला मचा है ना, स्पेशली राष्ट्रवादी समाज में, कि अगला नंबर तो नरेंद्र मोदी का है, नरेंद्र मोदी का रिजीम चेंज हो जाएगा। भारत में रिजीम चेंज की बात करने वाले और कहने वाले लोग समझ लें पहले कि भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप मोदी की सरकार को गिरा देते हैं। मैं आपकी बात मानता हूं, तो क्या आप यूपी में योगी सरकार को भी गिरा देंगे? असम में हेमंता शर्मा सरकार को, और बिहार में एनडीए सरकार को, महाराष्ट्र में एनडीए सरकार को, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार को भी गिरा देंगे। गुजरात की सरकार को, राजस्थान की सरकार को भी बीजेपी की गिरा देंगे। पहले समझते हैं रिजीम चेंज होता क्या है, वहां ट्रांसफर प्रोसेस है क्या, वहां राज्य का ऐसा कॉन्सेप्ट है क्या। पहले भारत को समझिए। इसलिए मैंने कहा मैं जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञ नहीं हूं भाई, मैं तो भारत की विशेषता के बारे में बात करता हूं। भारत को कितना मजबूत बना के गए हैं डेमोक्रेसी, भारत की डेमोक्रेसी को बाबा साहब अंबेडकर, ये वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई कैलिफोर्निया का गवर्नर है, कहानी खत्म हो जाएगा। भाई दोनों का अंतर समझ लीजिए। गवर्नर और मुख्यमंत्री जो पेरिस पे है, कोई अगर गवर्नर है और मुख्यमंत्री, दोनों के बीच का अंतर है। इतनी छोटी सी बात लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो भी हो रहा है आपके आसपास, उसको देख करके चिंतित होने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है मित्र। इसको देख के तो सेलिब्रेट करने का टाइम है कि अब भारत विश्व गुरु बन रहा है। यह मोदी का नेतृत्व है जो भारत को कहां लेके गया है। और ट्रंप और यूएस वालों की चिंता ही यही है कि यार भारत नेतृत्व कर रहा है, नेतृत्व करने के लिए तो हम पैदा हुए हैं। एक फिल्म आई थी, उसका बड़ा एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, केजीएफ पार्ट 2। उसमें यश कहता है, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन, बॉलीवुड वाले का बेटा बॉलीवुड में, क्रिमिनल का बेटा क्रिमिनल, तो ऐसे में हम जैसे लोग कहां जाएंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्र थे और एक धुरी राष्ट्र थे, तो जो मित्र राष्ट्र के लोगों ने एक गोला बनाया और बोला इस गोले में हम रहेंगे, तो भारत जैसी कंट्री को कहा गया थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और भारत में मोदी आके कह रहा है नेपोटिज्म, तुम लोग इस गोले में रहोगे तो हम लोग कहां रहेंगे। नेपोटिज्म, मिनरल किसके पास, हमारे पास। सबसे बढ़िया जियोपॉलिटिकल किसके पास, सिचुएशन हमारे पास। और षड्यंत्र रचोगे तुम, ऐसा नहीं कि वो बाज आ रहे हैं। मैंने पहले ही बोला कि ये जो हो रहा है, ये जो सोनिया गांधी ने कल पूरा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिस पर मैंने सर के साथ भी बात की, अवनीश सर के साथ, ये किस लिए है। आज मेरी बात हो रही थी, लगभग घंटे भर का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रहा। 1987 से जियो पॉलिटिक्स की ही बात कर रहे हैं और उसमें इन्वॉल्व हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। उसमें बहुत सारी बातें निकली, लेकिन ये जो है ये किसके इशारे पे है, नेपोटिज्म ही तो है। द मेकिंग ऑफ एन इकोलॉजिकल डिजास्टर इन निकोबार अचानक क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही मोदी ने इकोलॉजिकल डिजास्टर लाया है गुजरात में। बोला पानी गुजरात के गांव गांव तक पहुंचेगा, बनाओ सरदार सरोवर डैम, नहीं रुकेगा प्रोजेक्ट। मेघा पाटकर, आमिर खान लगातार प्रोटेस्ट करते गए, लेकिन
मोदी नहीं रुका, क्योंकि मोदी रुकना नहीं जानता। तो ये जो नेपोटिज्म के किड हैं, जिनको लगा कि हम ही दुनिया को चलाएंगे, दुनिया बनाएंगे, तो ये बताए कि ये क्यों विरोध हो रहा है निकोबार में। रिच मिनरल्स, ये सब कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण वहां बन रहा पोर्ट है। अच्छा, पोर्ट बना तो क्या होगा? मलक्का स्ट्रीट पे भारत डायरेक्ट जो है विजिलेंस में आ जाएगा, विजिलेंस मोड में, एवरी डे एवरी नाइट। ऐसे में चाइना क्या करेगा? यूएस को क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि ये सबसे बिजिएस्ट पोर्ट हो जाएगा। ये पोर्ट का स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतना शानदार है कि सिंगापुर का भी मार्केट इधर ही शिफ्ट हो जाएगा, इधर ही शिफ्ट हो जाएगा। तो डांटने के लिए बुलाया गया है। टूल किट जो लेके आएंगे बिहार इलेक्शन में कि निकोबार में ये हो रहा है, उससे बिहार इलेक्शन जीतेंगे, ये यूएस वालों को ऐसा लगता है कि ऐसा कर देंगे तो हो जाएगा। ये चाइनीज को लग सकता है ऐसा करेंगे तो सरकार बदल सकती है। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर नियंत्रण। वामपंथियों का स्ट्रेटजी रहा है कि सोशल मीडिया पर नियंत्रित किया जाए। ओली सरकार इसीलिए फंस गई। मोदी सरकार सोशल मीडिया पे नियंत्रण नहीं करती। बोला तुम भी बोलो, हमारे समर्थक भी बोल रहे, दिक्कत कहां आ रही है? हमारा समर्थक, भाजपा का समर्थक, मोदी समर्थक, मोदी भक्त, योगी भक्त, उसे जो लोग सोच रहे हैं ना कि वो बेवकूफ है, ये जो लोग कहते हैं ना अंधभक्त है, भाई साहब अंधभक्ति बेवकूफ आदमी कर ही नहीं सकता। बहुत समझदार व्यक्ति अंधभक्त हो सकता है, लोग को पता नहीं है। उसे श्रद्धा भक्ति कहते हैं, विश्वास कहते हैं किसी के प्रति। नरेंद्र मोदी या योगी जी के प्रति मेरी जो अंधभक्ति है, उसका कारण अटल विश्वास है उनकी राजनीतिक कला कौशल में। और एक बात हमेशा लोग भूल जाते हैं, जो लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, आप मुझ पर कुछ भी कहिए विपक्ष के लोग, लेकिन विपक्ष के लोग इतना तो मानेंगे कि मैं राजनीतिक रूप से नासमझ नहीं हूं, 2002 से आपको हरा रहा हूं, ऐसा ही हाथ उठा करके उन्होंने बोला। तो भाजपा समर्थक या अचानक से जो राइट विंग में आए हुए हैं 2014 के बाद कुछ लोग, अपने आप को कितना भी बुद्धिमान समझे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को बुद्धू ना समझे। आप बुद्धिमान हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे इससे, आप बुद्धिमान हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को बुद्धू ना समझे। अब आखिरी चलते चलते मैं इनके रिजीम चेंज को फोड़ के जाता हूं। कल एक ट्वीट आया भाई साहब के, भाई नरेंद्र मोदी का विधायक सांसद सब तोड़ा जा रहा है, अब तो सरकार बस पलटी ही समझो, अल्टी पल्टी हो ही गया। देखिए, जब आप सुख ढूंढ रहे होते ना, परम सुख, तो सपने ऐसे ऐसे आते। एक गरीब आदमी को आएगा कि उसे महंगी कार मिल गई, मर्सिडीज मिल गई, एक बढ़िया महिला के साथ वो सो रहा है, घूम रहा है, ऐश कर रहा है, क्योंकि उसके जीवन का वही है, उसको यही लगता है। दरअसल कांग्रेस आईटी सेल में बैठे हुए लोगों को भी यही लगता है, मस्त आंख बंद करके सो रहे हैं ना वो, उन्हें कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा है। यह आदमी जब ट्वीट कर रहा था कि जेडीयू के एमपी 2 दिन पहले मलेशिया में, मैं बता रहा हूं, कल जेडीयू के सारे एमपी बैठ करके मीटिंग में थे और इस बात पे चर्चा हो रही थी कि कहां की सीटें कैसी हो। मैं तो कह रहा हूं अलग बात, कि कहीं ऐसा ना हो मोदी का घटाने के चक्कर में महाराष्ट्र के कांग्रेस के सांसद, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, कांग्रेस के सांसद, हो सकता है उद्धव के भी सांसद, और हो सकता है कि शरद पवार के भी सांसद बिहार चुनाव के आने के हफ्ते भर के अंदर टूट के इधर ना शिफ्ट हो जाए, इधर ना शिफ्ट हो जाए, फिर क्या कीजिएगा? इसकी संभावना बहुत अधिक है, मैं पहले बता दूं। कम से कम 2, उद्धव और शरद वाला तो बहुत ज्यादा है, कांग्रेस का तोड़ने के लिए नंबर बड़ा चाहिए, क्योंकि वहां री इलेक्शन हो जाएगा फिर।
इसलिए ये बात समझना आवश्यक है। हाँ, यूपी में भी गेम हो सकता है। फिर उसके बाद चमचे वापस पहुंचेंगे और बोलेंगे आज अब नरेंद्र मोदी योगी जी की सरकार गिरा रहे हैं। उस काम में आप लोग एक्सपर्ट हैं मेरे भाई, वो काम आप लोग बहुत अच्छे से करना जानते हैं, कीजिए। तो आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। रिजीम चेंज नहीं होने जा रहा है, और रिजीम चेंज जिसका हो रहा है वो समझिए सब कुछ भारत के फेवर में है। धन्यवाद।